वेलकम टू पायनियर स्टडी। आप देख रहे हैं हिंदी ग्रामर का पूरा कॉन्सेप्ट मैप, जिसमें आपको 10 से 15 मिनट में, हो सके तो 2x के स्पीड में आप सुने, आप पूरी ग्रामर को रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपका टॉपिक वाइज। पहला चैप्टर टॉपिक आता है वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के भेद अगर देखें तो वर्ण के मूलतः दो भेद होते हैं, व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण। स्वर वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं, जिसकी संख्या 11 है। और इसे हम अगर पूछा जाए स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं तो 3 होते हैं, परंतु मूलतः 2 होते हैं। ठीक है, ऐसे कुल मिला के 3 होते हैं। ह्रस्व स्वर जिसकी संख्या 4 है, आ ई उ री। दीर्घ स्वर जिसकी संख्या 7 है, आ ई उ ए ओ अ। और पलुत स्वर उसे कहते हैं जो 2-3 वर्णों के मेल से बना होता है, उसे पलुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम या हे राम, इस तरीके का। उसके बाद व्यंजन वर्ण की बात करें तो इसके कुल उपभेद जो हैं ऐसे तो 3 है, परंतु एक चौथे में रखा गया है, उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। ठीक है। उपभेद स्पर्श व्यंजन जिसका उच्चारण करने के वक्त मुंह में स्पर्श होता है, जीभ, उसे हम क्या बोलते हैं, मुंह के विभिन्न हिस्सों में स्पर्श होता है तो उसे हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, जिसकी संख्या 25 है। ये संख्या पूछा जाता है, जिसको हम वर्गों में बांटे हैं। क वर्ग जिसमें क ख ग अंगा, च वर्ग च छ ज इया, ट वर्ग टट्ठा ड ढ न, त वर्ग तथ द न, प वर्ग प फ व म। उसी प्रकार से इसके दूसरे उपभेद हैं अंतस्थ व्यंजन जिसकी संख्या 4 है, या र ल व 4, ये अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहलाता है। उष्ण व्यंजन इसकी भी संख्या 4 है, जिसका तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ह ये उष्ण व्यंजन है। संयुक्ताक्षर की संख्या भी 4 है, इसे भी व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है, परंतु ये संयुक्त व्यंजन कहलाता है। छ त्र ज्ञ स्र। टोटल कुल व्यंजन, अगर कुल मूल व्यंजन पूछा जाएगा तो आप बताइएगा 33, परंतु बोलेगा कुल व्यंजन तो इसको भी आप जोड़ सकते हैं, 33 4 37 हो जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे है वर्ण में जो कुछ टॉपिक है कि व्यंजन को उच्चारण के समय के हिसाब से जो बांटा गया है वो है आपका अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण किसे कहते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, मतलब 135 और अंतस्थ 135 अंतस्थ को बोलते हैं। अंतस्थ में तो आपको पता है यार अल्लाह वह हो गया, और 1 3 5 जैसे कबर का हो गया क ग अंगा, चबर का हो गया च ज इया, टबर का हो गया ट ड टबरगिन, और तबर का हो गया त द न, पबर का हो गया प ब म। तो ये सभी के साथ अंतस्थ या रलव को मिला दिया जाए। महाप्राण जिसका प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन मतलब तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ह, इसके साथ साथ दूसरा, चौथा तक ख घ। ठीक है। उसके बाद छ झ, तो ठ ढ र, तो उसके बाद आपका हो जाएगा था और तथ द ध, था और धा, तो वो सब क्या हो जाएंगे, और प फ और भ, ये सब हो जाएंगे महाप्राण। उच्चारण के आधार पे आपको अनुनासिक और अनुस्वार, अनुनासिक बोलते हैं चंद्रबिंदु को, अनुसार बोलते हैं ये जो बूंद वाला होता है। जैसे अनुनासिक से लिखते हैं हम क्या, मुख, और नाक से उच्चारण होता है पाँच, कांच, आँख। अयोगवाह, अन और अह को अयोगवाह कहते हैं। चलिए अगला टॉपिक है आपका संधि। वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि। संधि मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि। व्यंजन संधि में जैसे यहाँ पे दिया गया है कुछ एग्जाम्पल जिसकी मदद से, और जनरली तौर पे यही सब पूछा जाता है, वही एग्जाम्पल में दिया गया है। जैसे सत्य प्लस जन, सज्जन। ठीक है, तो ये चूंकि अब ऑप्शन में पूछा जाता है तो आप आसानी से इसको देख कर कि जहाँ भी 2 ज रहेगा तो त और ज वाला कॉम्बिनेशन रहेगा। उत प्लस लास, उल्लास। उत प्लस मतता, उन्मत्तता। उत प्लस गम, उद्गम। सम प्लस गम, संगम। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। विसर्ग संधि, तो विसर्ग और स्वर या विसर्ग या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि। जैसे मनः प्लस रथ, ये खूब पूछा जाता है, मनोरथ। मनः प्लस बल, मनोबल। दुह प्लस शासन, दुशासन। विसर्ग
और व्यंजन का मेल, दुह प्लस बल दुर्बल, ये ऊपर जो र रहता है ये विसर्ग संधि में आता है। बहि प्लस कार बहिष्कार, निह प्लस वहन निर्वहन। स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि को थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको। स्वर संधि में क्या होता है कि दीर्घ संधि जब अपने वर्ग का आ के बाद आ रहे, ई के बाद ई रहे, ऊ के बाद ऊ रहे, तो वो अपने वर्ग का दीर्घ बन जाता है। मतलब आ दीर्घ ई और दीर्घ ऊ अगर बीच में रहे तुम्हें तो उसमें हमें दीर्घ स्वर संधि, जैसे यहाँ पे स्वा प्लस अर्थी, इसमें आ और आ मिलके आ बन गया तो स्वार्थी, यहाँ आ और आ मिलके आ बना है। गुण संधि, गुण संधि में क्या बनता है, अगर कह सकते हैं आ के बाद ई रहे तो ए बनता है, आ के बाद ऊ रहे तो ओ बनता है, और आ के बाद री रहे या आ के बाद री रहे तो अर बनता है। यानी बीच में अगर आपको ए ओ आर मिले तो वो गुण संधि से टूटेगा। जैसे सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, महा प्लस इस महेश, ठीक है, यहाँ पे ए बन गया, यहाँ पे भी ए बन गया। वृद्धि संधि, इसमें बनता है ए और ओ बनता है, ठीक है, ए और ओ बनता है, ए आ प्लस ए आ प्लस ए, ठीक है, आ के बाद तो ए बनता है और ओ बनता है, याद रखें। आगे यन संधि, ये ए और औ बनता है, ओ नहीं, कौची ए बनता है और औ बनता है, ठीक है। आगे यन संधि, यन संधि में क्या बनता है ये चीज़ आप ध्यान रखिए। यन संधि में कहता ई के बाद अगर कोई ई के अलावा कोई भिन्न स्वर रहे तो या बनेगा, ठीक है। ऊ के बाद कोई रहेगा तो वा बनेगा, कोई भिन्न रहे तो। री के बाद कोई भिन्न रहेगा तो रा बनेगा, कहीं के लिरी भी आता है तो वहाँ ला बन जाएगा, तो या वा रा बनेगा तो वो यन संधि होगा। इति प्लस आदि इत्यादि, ई प्लस आ मिलके बन जाएगा या। अयादि संधि, अयादि संधि में क्या होता है, अयादि संधि में ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर रहे तो ए बनेगा, और ए के बाद कोई भिन्न स्वर रहेगा ये वाला ए बनता है, आ और यह वाला बनता है, ठीक है। और ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर रहे तो ये आई बनेगा, ठीक है। ओ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर रहे तो ये अब बनेगा, और औ के बाद कोई भिन्न स्वर रहे तो ये आव बनेगा। तो बीच में अगर आपको अब आव आय या ए दिखे तो समझ लीजिए उसे किससे तोड़ना है, अयादि संधि से तोड़ना है। आगे है आपका संज्ञा। संज्ञा कहता है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक, किसी विशेष व्यक्ति का नाम कृष्णा, किसी विशेष का वस्तु का नाम रामचरितमानस, स्थान का नाम दिल्ली या भारत। जातिवाचक, जिससे जाति भर का बोध हो, गाय, आम, घोड़ा, पुस्तक, पर्वत इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे नापा या तौला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, तेल। समूहवाचक संज्ञा, जिससे समूह का बोध हो, गाँव, सेना, कक्षा, टीम। और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये द्रव नहीं है, यहाँ पे आपको भाववाचक लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, भाववाचक संज्ञा, जिससे भाव का, मनोभाव का बोध हो, स्थिति का पता चले। जैसे बुढ़ापा, आनंद, बचपन, मित्रता, ये सभी क्या कहलाएगा, ये भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। अगला है टॉपिक सर्वनाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वनाम, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के मूलतः 6 भेद हैं, ठीक है। पहला, जैसे यहाँ पे दिया गया है पुरुषवाचक सर्वनाम, जो किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाले को उत्तम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कहा जाता है उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। तो उत्तम पुरुष में क्या हो गया, मैं, हम। मध्यम पुरुष में क्या हो गया, तुम, तू, आप। और अन्य पुरुष में क्या हो गया, यह, ये, वह, वे। निजवाचक सर्वनाम, जिससे अपने आप का बोध हो, जैसे अपना, स्वयं, अपने आप, तो ये सब क्या कहलाएगा, निजवाचक। संबंधवाचक, जिससे संबंध को जोड़ा जाए उसे संबंधवाचक कहेंगे, जो, सो, जैसी, वैसी, जैसा, वैसा। निश्चयवाचक, यह मेरी पुस्तक है, वह मेरा भाई है, इत्यादि। इसके अलावे आपको प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक किसे बोलते हैं, जिसके द्वारा प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। और अनिश्चयवाचक, जिससे अनिश्चितता का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक, जैसे कोई, कुछ। नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं और हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं, ठीक है। टोटल हिंदी में 11 सर्वनाम प्रयोग होते हैं। आगे है विशेषण।
ठीक है। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताता है उसी को हम विशेषण कहते हैं। जिसका संज्ञा और सर्वनाम, वह संज्ञा सर्वनाम जिसका विशेषण बताया जाए, विशेषता बताया जाए, उस संज्ञा सर्वनाम को विशेष्य कहा जाता है। इसके 4 भेद यहाँ पे दिए गए हैं। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक जिसमें गुण, दोष, आकार और रंग का पता चलता है उसे हम गुणवाचक, जैसे ईमानदार, योग, परिश्रम, बेईमान, आलसी, गोल, लंबा, मोटा, काला, गोरा, लाल। परिणामवाचक, परिणामवाचक विशेषण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, निश्चयवाचक और निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में 4 गज कपड़ा, 10 लीटर दूध, ये निश्चयवाचक है। अनिश्चयवाचक थोड़ा पानी, कुछ पानी। उसके बाद है सर्वनामिक विशेषण, जैसे जहाँ सर्वनाम को विशेषण के तौर पे प्रयोग किया जाए उसे सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, यह घर मेरा है, उस व्यक्ति को कोई सज्जन, कौन, लोग, जो व्यक्ति, वह बच्चा। उसके बाद आगे आपका है संख्यावाचक विशेषण, ये भी 2 प्रकार का है, निश्चय संख्या और अनिश्चय संख्या। एक पुस्तक, 10 रुपये, पहला, दूसरा, ये सब जो है वो संख्यावाचक है का निश्चय संख्यावाचक है। और वहीं कुछ, सब, थोड़ा, बहुत, ये सब क्या है, अनिश्चय संख्यावाचक है। अगला टॉपिक है कारक। कारक कहता है क्रिया को करने वाले या क्रिया का संबंध जोड़ने वाले किसके साथ, संज्ञा या सर्वनाम के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है, उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, जो काम को करता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं, और इसे ने चिन्ह होता है। मीना ने आम खाया, तो यहाँ पे मीना ने, तो ये जो ने जिसके साथ है वही हमारा कर्ता हो जाएगा। कर्म को, तो राम ने रावण को, तो जिसके साथ को है वही हमारा कर्म हो जाएगा। करण से, श्याम कलम से लिखता है, वो साधन को करण के तौर पे कहते हैं, यूज करते हैं, तो कलम से, तो ये हमारा करण कारक हो गया। संप्रदान, किसी को दान दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, जैसे छात्रों ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, संप्रदान कारक। आपादान, जहाँ पे जुदाई का अर्थ का बोध हो उसे हम आपादान करेंगे, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। संबंध, काके की राम का भाई लक्ष्मण है, यहाँ पे संबंध बता रहा है राम और लक्ष्मण में। अधिकरण, में पर, बंदर पेड़ पर है, जहाँ पे कोई आधार प्राप्त करता है या किसी समूह में उसका स्थान प्राप्त करता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। संबोधन, हे, हो, अरे, अजी, हे भगवान मुझे माफ करना, ये क्या हो जाएगा, कारक के भेद। आगे है समास। समास क्या है, 2 शब्दों के मेल से बना नया शब्द क्या कहलाता है, समास कहलाता है। जैसे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जिसका पहला पद अव्यय हो, जैसे यथाशक्ति, यथा नियम, आजीवन, आकंठ, प्रतिदिन, प्रतिपल, ये सब जो है अव्ययी भाव समास है। दूसरा है द्वंद्व समास, जिसका दोनों पद प्रधान हो, जैसे माता पिता, पाप पुण्य, सुख दुख। कर्मधारय समास, जिसका विशेष विशेषण हो, मतलब इसके आगे वाला जो हिस्सा हो वो विशेषण हो और पीछे वाला विशेष हो जिसकी विशेषता बताई जा रहा हो। ठीक है, तो जैसे कमल नयन, नयन किसकी तरह, कमल की तरह। चंद्रमुख, मुख किसकी तरह, चंद्रमा की तरह। नील कमल, कमल कैसा, नीला। तो ये सब क्या है, ये सब कर्मधारय है। वैसे ही तत्पुरुष, तत्पुरुष जिसका क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, उसी को बोलते हैं तत्पुरुष। तो यहाँ पे देखिए कर्म तत्पुरुष जो कर्म की प्रधानता को व्यक्त करता है, जैसे जिसका को चिन्ह होता है, जैसे चिड़ी मार, तो चिड़िया को मार। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त कर। अधिकरण तत्पुरुष, में पर, रणवीर, रणवीर, रण में वीर, दानवीर, दान में वीर। आगे करण तत्पुरुष, से द्वारा या के द्वारा। रस भरा, रस के द्वारा भरा हुआ, रस से भरा हुआ। आगे संप्रदान तत्पुरुष, के लिए, तो पाठशाला मतलब पाठ के लिए शाला। आगे आपादान तत्पुरुष, ये क्या होगा, से, धनहीन, धन से हीन। ठीक है, संबंध तत्पुरुष, का के की, जैसे सेना का पति, तो सेनापति। द्विगु समास, जो उसका पहला जो पद हो वो क्या हो, वो संख्यावाची हो, जैसे चार पाई, पंचवटी, अठन्नी, त्रिवेणी इत्यादि। बहुब्रीहि समास, जिसका विशेष अर्थ हो, जैसे लंबोदर का गणेश, पीताम्बर का विष्णु, नीलकंठ का शिव इत्यादि। ये सब क्या कहलाएगा, बहुब्रीहि समास कहलाएगा। इससे क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। आगे है शब्द। शब्द 2 वर्णों के सार्थक मेल से
दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से जो भाव उत्पन्न होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं, रचना की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के और रूपांतरण की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से जैसे तत्सम, संस्कृत के मूल शब्दों को हिंदी में प्रयोग करते हैं तो उसे तत्सम कहते हैं। जैसे चंद्र, अग्नि, पुष्प, तद्भव, संस्कृत के बदले हुए रूप को हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि से आग बन गया, चंद्र से चांद बन गया, पुष्प से फूल बन गया। देशज, लोटा या डिबिया, जो देश में बोली में प्रयोग होता है उसे हम देशज कहते हैं। विदेशज, जो विदेशी भाषाओं के शब्द होते हैं उसे हम विदेशज शब्द कहते हैं। रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़, जिसके खंड का कोई अर्थ ना हो, जैसे नाक, कान, ज्ञान। यौगिक, जिसके खंड का अर्थ हो, जैसे विद्या, आलय। तो विद्या का अलग ज्ञान से अर्थ है, आलय का मतलब घर। हिमालय, हिम का मतलब बर्फ, आलय का मतलब घर, तो इसके दोनों टुकड़े का अर्थ है, इसलिए ये यौगिक शब्द है। योग रूढ़, जिसके टुकड़े का विशेष मतलब जो शब्द विशेष अर्थ को रखता है, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, ठीक है, यानी अर्थात गणेश। चंद्रशेखर, जिसके शिखर पे चंद्र है अर्थात शिव। रूपांतरण की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द, जिसके रूप संज्ञा मतलब लिंग, वचन, कारक के आधार पर बदल जाते हैं उसे विकारी शब्द कहते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम के शब्द। अविकारी शब्द, जिनके रूप नहीं बदलते हैं, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं या अव्यय के शब्द। उच्चारण स्थान, कंठ से उच्चारण होने वाले हैं कवर्ग, आ, आह, इसको हम कंठ वर्ण बोलते हैं। तालु से उच्चारण स्थान, तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण हैं चवर्ग, ई या सा, जिसको ताला वर्ण बोलते हैं। मूर्धा, टावर्ग, रा, री, सा, जिसको मूर्धन्य वर्ण बोलते हैं। दंत, तावर्ग, ला और सा, दंत वर्ण बोलते हैं। ओष्ठ, पावर्ग, उ, ओष्ठ वर्ण बोलते हैं। नासिका से ना, मा, पंचमाक्षर का उच्चारण होता है। आगे क्रिया, किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के प्रमुख क्रियाएं हैं, जैसे सकर्मक क्रिया, जो कर्म को रखता है, जिस क्रिया का फल कर्म पे पड़ता है उसे सकर्मक कहते हैं, जैसे वह पत्र लिखता है, लिखने का फल पत्र पे पड़ रहा है। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, जैसे बालक सोता है, सोने का फल बालक पे पड़ रहा है, इसलिए अकर्मक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया, वह जो कि पहले कर लिया जाए, जैसे वह खाकर सोता है तो खाने का काम पहले कर रहा है, तो इसलिए खाकर जो होता है यहाँ पूर्वकालिक क्रिया में कर लगा रहता है, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया, लिखवाना, पढ़वाना, ठीक है, उसमें सिर्फ वाना लगा रहता है। और सहायक क्रिया, वह खाता है, जैसे है, था, रहेगा, ये सब जो रहेगा सहायक क्रिया रहेगा। काल, क्रिया के जिस रूप से समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल 3 प्रकार के, सामान्य वर्तमान काल, जैसे वह पढ़ता है। संदिग्ध वर्तमान काल, वह पढ़ता होगा। और तत्कालिक वर्तमान काल, वह पढ़ रही है। भूतकाल, जैसे सामान्य भूतकाल में मैंने खाया। आसन्न भूतकाल, वह रोया। संदिग्ध भूतकाल, वह रोया होगा। पूर्ण भूतकाल, मैंने देखा था। अपूर्ण भूतकाल, वह रोता था। हेतुमत भूतकाल, वह आता है। भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल, मैं पढ़ूंगा। संभाव्य भविष्यत काल, मैं जाऊं। आगे है, यहाँ पे है सभी के भेद, व्याकरण के सारे हिस्से के भेद। जैसे वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के, रचना की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के, रूपांतरण की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के, संज्ञा की दृष्टि से शब्द 5 प्रकार के, सर्वनाम की दृष्टि से शब्द मतलब सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं, क्रिया के मूलतः 2 भेद होते हैं, काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं। इसके बाद है हिंदी में व्याकरण, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग, जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अन्य विशेष अर्थ प्रकट करता है, जैसे और इसकी 22 संख्या होती है संस्कृत में। प्रत्यय, जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द का अन्य विशेष अर्थ प्रकट करता है। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। यहाँ पे उपसर्ग के बारे में दिया गया है, अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, दूर, नी, परा, परि, प्रा, प्रति, वी, सा, मा, सु, निर, दुस, निस, अपि, ठीक है। उसके बाद है वचन, एक या अनेक होने का बोध कराता है, जैसे एक वचन जो एक का बोध कराता है, बहुवचन जो बहुतों का बोध कराता है। पुरुष, ठीक है। उत्तम, बोलने वाले को उत्तम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष, और अन्य के मतलब जिसके बारे में कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, हम, ये उत्तम पुरुष हो गया। तुम, तू मध्यम पुरुष हो गया, और वे लोग, वह अन्य पुरुष हो गया। लिंग, जिससे स्त्री पुरुष का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग, रानी, बालिका, कुर्सी। पुल्लिंग, राजा, मकान, घोड़ा। लिंग, आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत। तत्सम शब्द संस्कृत
स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे दया, जाति, आयु, नारी, वायु। शब्द का लिंग निर्धारण करने का सबसे आसान तरीका है वाक्य बनाएं। लिंग निर्णय आकारांत तत्सम पुल्लिंग शब्द गृह, हंस, समाज। हिंदी में आकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, जबकि बुढ़ापा, लड़का, सोना। तो इस तरीके से ये आपका कुछ पोर्शन